रिक्शा चलाना जाके मैं फिल्म सिटी रोड पर 3 महीने में मंडे वेडनेसडे फ्राइडे सुबह 6 बजे जाता था। बोला भैया दिन भर में 500 बार मन से गाली निकलती लेकिन मुंह पे नहीं आती, क्योंकि हम रिक्शे वाले, हम गाली देंगे उनको पीट देंगे, क्योंकि हम इतनी ताकत लगा के चलाते हैं, सडनली ब्रेक मारना पड़ता है, हमें फिर से शुरू करना पड़ता है। और मैं बीड़ी पीना और वो करना और घर पे अकेले बैठना, ज़मीन पे बैठना, अपने अंदर ही रहना, बाहर निकलना ही नहीं। तो फिल्म की शूटिंग ख़त्म होने के बाद भी मैं 1-1.5 महीने परेशान रहा एज एन एक्टर। वो मैं मतलब नॉर्मल रह ही नहीं पा रहा था। मैं किचन रिक्शा वाला ही था, तो मैं रात में उठ के बैठ जाना था। तो रंगीला राजा में गोविंदा के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा था। लोग कहते हैं लेट आते हैं, करते हैं। अरे नहीं भाई, वो गजब, वो एक्सपीरियंस तो ऐसा है मेरा। बोला जाता था 10 बजे की शिफ्ट है, 10 बजे स्पॉट बॉय भी नहीं आता था, मैं पहुंच जाता था, मेरी टीम का, मेरा मेकअप मैन, स्पॉट बॉय और हेयर स्टाइलिस्ट, हम तीनों पहुंच जाते थे। गाड़ियां हम दोनों की साथ ही निकलती थी इस्तांबुल में। 7 बजे हम दोनों ही सेट पर पहुंच जाते थे और शाम को 7 बजे तक शूटिंग, एकदम टाइम पे पंक्चुअल, सब कुछ वैसा था। बेबी में कैसा रहा अक्षय कुमार के साथ? कमाल, शर्ट पर कमाल दी थी उन्होंने आपकी? कमाल। हाँ, वो एक दिन बोला उन्होंने कि तू भी लिया है ना तूने इंजेक्शन वगैरह? मैंने चल, मतलब नहीं लिया है। तो बोले शर्ट उतार, कर टी शर्ट उतार, कर दी। देखा उन्होंने गौर से ऊपर, तो बोले हाँ तू नहीं लेता है। बोला आपकी आंख में ऐसा कौन सा एक्सरे है जो आपने अंदर तक झांक लिया? इन पे बहस चल भी रही है क्योंकि बड़े यंग लोग हैं जिन्हें हार्ट अटैक आ रहा है। मैं नाम लेने की हैसियत नहीं रखता। ये सारे जो लोग हैं वो करते क्या है कि इसका करते हैं 6 महीना 60 महीना साइकिल लिया, फिर उसका वो एंटीडोट लेते हैं। और ये बात मुझे पता इसलिए है कि इनमें से, लेकिन उन्होंने जो बताया तो मैंने उसकी फीस के भी पूछा, तो फीस भी एग्जॉर्बिडेंट थी कि एक साइकिल के महीने की साइकिल का खर्चा था कुछ 2.5 से 3 लाख रुपए। एक और चक्कर चल रहा है अभी यंग में, स्किन पे यंग दिखने का, वो करने का, उसके चक्कर में 2-3 चीजें हैं, ग्लूटाथियोन और ये वो सारी चीजें हैं। वो एक अलग चक्कर है जिसके ट्रैप में लड़कियां फंसी हुई हैं। 1-2 एक्ट्रेसेस हैं जो फ्लॉन्ट करती हैं अपना एप्स। मुझे पता है कि अगर आप प्रोसेस में एप्स बनाने जाओगे तो चेहरे का वो गोल गोल यहाँ नहीं रहेगा, ये सब उतर जाएगा। अच्छा, फिटनेस की बात आती है तो सलमान खान का जिक्र जरूर आता है। किक आपने बताया कि जी जी, कैसा उनके साथ एक्सपीरियंस रहा? सलमान भाई के साथ, अच्छा, कई बार हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है कि भाई मार्केट में कहीं घूम रहे हैं, ठीक है, हमारे साथ अगर फैमिली भी है, उसमें लेडीज़ को अगर टॉयलेट आ जाएगा क्या करेंगे? या तो किसी मॉल में जाएंगे, ढूंढेंगे, ठीक। कई बार हम ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पे कोई चीज़ अवेलेबल नहीं होती है, मैक्सिमम जगह ऐसी ही है, मैक्सिमम जगह पे अवेलेबल नहीं होती है। तो ऐसे में एक दिमाग में लाइन आती, जाइए आप कहाँ जाएंगे। वैसे तो रोमांटिक गाना है, बट आपने इस पे फिल्म बनाई और बड़ी डिफरेंट तरह की फिल्म बनाई। तो सबसे पहले तो मैं आपकी तारीफ करना चाहूँगा, बड़ी अच्छी फिल्म थी। आपने मुझे पुश किया ये फिल्म देखने के लिए और माफ़ी चाहूँगा कि मैंने बड़ा टाइम लगाया। उसमें कमाल की बात है। मैं इस चीज़ के लिए अमित भाई ये कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, ये कमाल था कि हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। बिल्कुल नहीं। मैंने आपको इंस्टा पे देखा, आपके रिव्यू देखे, मैंने लगा कि ये बहुत ही जेन्युइन रिव्यू करते हैं, तो मैंने आपको रिक्वेस्ट किया कि सर मैं ये हूँ अमित भाई, और प्लीज़ टाइम निकाल के ये फिल्म देखना। और इस बात के लिए आपको सैल्यूट है कि आपने उस फिल्म को देखा, और जो करेक्ट था, खैर वो उसके बारे में तो आपने जो कहा ही है, लेकिन आपने उस वक्त निकाल के। और एक और चीज़ बताऊँ आपको, बहुत सारे रिव्यूअर हैं, बहुत सारे लोग रिव्यू करते हैं, लेकिन आपका जो डेडिकेशन है वो इतना कमाल है कि मैं अब आपको फॉलो करने लगा। अब हमारी एक बीच एक बॉन्डिंग हो गई, दोस्ती हो गई। आप तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम कोई कंटेंट नहीं छोड़ते हो, सब देखते हो और प्रॉपर रिव्यू करते हो। अब आपके रिव्यू का मेरे ऊपर ये असर हुआ है कि मैं आपका रिव्यू देख के पिक्चर देखता हूँ और वेब सीरीज देखता हूँ, ये फ़र्क पड़ा है। और मुझे, और वो आपकी सारी चीज़ें करेक्ट लगती हैं। और एक बात, आप जो गलत होता है वहाँ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते, बड़ा स्ट्रांगली आप कंडेम भी करते हो। जो आज के समय में कम हो रहा है, इसके लिए भी आपको सैल्यूट है कि आप जो करते हो ये कम लोग करते हैं, कुछ लोग करते हैं, उसमें आप भी हो, लेकिन इनका परसेंटेज बहुत कम है।
तो ये भी बहुत बड़ी बात है और ऐसे ही रहिएगा, मुझे लगता है आप ऐसे ही रहोगे, आप नहीं बदलोगे। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे शॉक लगा जो ये फिल्म देख के, तो उसमें आपने मुझे मैसेज में लिखा हुआ था कि आई हैव एक्टेड एंड आई हैव, तो मैंने फिल्म देखी तो मुझे लगा ये आदमी कहाँ है फिल्म में। फिर मेरी आदत है कि मैं फिल्म देखता हूँ साथ साथ उसके बारे में पढ़ता भी हूँ कि भाई ये कब बनी, क्या है, और लोगों का क्या कहना है इस पे, क्या मेरे और उनके ओपिनियंस मैच हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, ठीक है। मतलब और बहुत बार ऐसा होता है, मैं आपको बताऊं, कुछ ऐसी फिल्में हैं जिनको बहुत खराब रिव्यूज मिले होते हैं, मुझे अच्छी लगती है, मैं लिखता हूँ और ऑडियंस एग्री करती है उससे। तो मुझे इसमें सबसे ज्यादा शॉक किया कि आपने एक रिक्शे वाले का किरदार निभाया। तो पूरा प्रोसेस मैं जानना चाहूंगा, इस फिल्म का आइडिएशन कहाँ से शुरू हुआ? आप अच्छे खासे बॉडी बिल्डर टाइप आदमी हैं, ठीक है, फिटनेस पे ध्यान देने वाले, कहाँ से आपने सोचा चलिए यार रिक्शे वाला बनता हूँ? फिल्म बनी रही थी तो कुछ और भी बनाया जा सकता था, तो ये पूरा प्रोसेस मैं चाहूंगा कि आप बताइए। ये क्रेडिट जाता है पूरा का पूरा डायरेक्टर जो निखिल राज जी हैं, वो राइटर और डायरेक्टर, स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग और डायरेक्शन ये पूरा निखिल भाई का है। ये पूरा क्रेडिट उनको जाता है। वो इस फिल्म को लेके कई लोगों के एक्टरों के साथ मिल रहे थे, बात कर रहे थे। संजय जी वॉज फिक्स्ड, बस जो रिक्शे वाले का रोल था उसके लिए वो 2-3 एक्टरों से बात कर रहे थे, बड़े एक्टर से बात कर रहे थे। रिक्शा वाला सुन के लोग, क्योंकि वो उतना जस्टिफाई करना, फिर प्रशांत जी उनसे मिले और प्रशांत जी मुझे 2018 से, मेरी पहली फिल्म जो एज ए लीड आई थी लुप्त, उस फिल्म से मेरी उनकी दोस्ती है। तो वो बोले करण एक सब्जेक्ट है, चल सुनते हैं। तो मैंने सुना और मैं शॉक्ड हो गया। उसको मतलब मुझे 2-3 दिन लगे कि मैं ये कर पाऊंगा क्या, पहले तो मुझे था। लेकिन फिर मैंने निखिल सर से दोबारा मीटिंग करी। मैंने बोला सर आप कंफर्म हो कि, बोले हाँ, मैं अगर तुम तैयार होते हो तो तुम्हारा जो काम मैंने देखा है मुझे लगता है कि तुम अच्छा करोगे, मैं एग्री करता हूँ। फिर मैंने खत्री सर जो प्रशांत जी के भी परिचित थे, दोस्त थे, और मेरी पहली फिल्म लुप्त के वो प्रोड्यूसर थे, तो मैंने उनको बोला भाई साहब एक सब्जेक्ट आया हुआ है, आप सुनो, अगर आपको ठीक लगे। वो देख भी रहे थे कोई फिल्म का। तो जब उन्होंने सुना तो जैसे ही वो रिक्शा बनाने का, और वो खत्री जी मतलब वी विल डू इट, हम ये फिल्म करेंगे। ये बात है 2023 अप्रैल वगैरह की बात है। जैसे ही डिसाइड हुआ और डायरेक्टर साइंड हुए और ये सारा कुछ शुरू हुआ, मैंने अपना प्रोसेस स्टार्ट किया। मैंने अपने आप को सब जगह से अलूफ करना शुरू किया, कट करना शुरू किया, कांटेक्ट करना, लोगों को बोल दिया भाई मैं कुछ दिनों नहीं मिल रहा हूँ, मेरे कुछ प्रॉब्लम है, ये बोल के कि उनको बताऊँगा। फिल्म की तैयारी तो फिर लोग अलग तरीके से देते हैं। रिक्शा चलाना जाके मैं फिल्म सिटी रोड पर 3 महीने में मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे सुबह 6 बजे जाता था, रिक्शा चलाता, क्योंकि रिक्शे का बहुत तेज़ स्पीड में और काफ़ी कुछ था जो कई स्टंट काइंड ऑफ है जो कट हो गए बिकॉज ऑफ फिल्म की लेंथ बहुत बड़ी हो गई थी। तो रिक्शा चलाने से लेके उसका प्रोसेस, फिर रिक्शे वालों से मैं मिला, रिक्शे वालों के घर गया, उनके बीवी बच्चों के साथ सुबह से शाम तक रहा, उनके बारे में जाना कि कैसा ये आदमी जब सुबह जाता है तो कैसा होता है, रात को लौटता है तो कैसा होता है, नशा करके। और रिक्शे वाले ऑलमोस्ट नशा करते हैं, हर किसी का नशा, कोई गांजा पीता है, कोई कुछ करता है, सबका कुछ ना कुछ होता है। तो उसके बाद इसका बिहेव कैसा होता है, ये किस तरह से बिहेव। रिक्शे वालों से बैठ के दोस्ती, उनसे बात करी कि कई बड़ी अजीब अजीब चीज़ें, क्योंकि एक बार क्या हुआ कि मैं चला रहा था और फिल्म सिटी की चढ़ाई, वो चढ़ाई है, तो मैं खींच के चढ़ा था। और मैं क्या करता था, मैं जो बच्चे छोटे मिलते थे उनको बिठा लेता था, तो उनको भी मज़ा आता था। बम्बई में रिक्शा, वो सब देख के वैसी भीड़ लगती थी वहाँ पे, वो निरहुआ रिक्शा वाला और क्या क्या चिल्लाते थे उस वक्त। हाँ, तो बच्चे बैठ जाते थे, तो खींच रहा था, तो और ठीक ठाक स्पीड में था, तो एक अचानक सडनली कार आई तो मुझे ब्रेक मारना पड़ा। तो जब ब्रेक मारना पड़ा तो मेरे मुंह से गाली निकल गई। उस वक्त तो मैंने ध्यान नहीं दिया, जब चला के आया तो आदत है कि एक्टर के तौर पे अपने आप को रिव्यू करना, तो मैं बोला यार वो क्या फील जागा, मैंने गाली दिया उसको। मैंने रिक्शे वालों से पूछा, बोला भैया दिन भर में 500 बार मन से गाली निकलती लेकिन मुंह पे नहीं आती, क्योंकि हम रिक्शे वाले, हम गाली देंगे उनको पीट देंगे, क्योंकि हम इतनी ताकत लगा के चलाते हैं, सडनली ब्रेक मारना पड़ता है, हमें फिर से शुरू करना पड़ता है। तो इस तरह की बहुत सारी स्ट्रगल उनके बारे में पता लगी। लोग पैसा तय करके नहीं देना,
कम देना, उसमें एक सीन भी है जो उस पर भी मैं आऊँगा, बताऊँगा। फिर इस तरह की तैयारी कर रहा, घर के अंदर मैंने वो कपड़े जो थे कैरेक्टर के, वो कपड़े मैंने मंगा लिए थे, मैं ज़मीन में बैठ के खाना खाना। देवेंद्र जी को मैं, ये देवेंद्र जी मेरे साथ 5 सालों से हैं, ये इनसे मैं सुबह खाना बनवा के इनको भेज दिया करता था, और मैं बीड़ी पीना और वो करना, और घर पे अकेले बैठना, ज़मीन पे बैठना, अपने अंदर ही रहना, बाहर निकलना ही नहीं, ताकि आँखों के अंदर वो, क्योंकि ये आदमी 14 साल के बाद लौटा था और 14 साल तक ये हरिद्वार में साधु था। इसकी बैक स्टोरी ये है कि ये जब लड़की पैदा हुई थी, जब घर से भागा था, 3-4 बार ये मेंशन हुआ है फिल्म में, भागा तो लौट के आया था, तो इसीलिए इसको पूरे गांव वाले साधु बोलते थे, बेटी भी साधु बोलती थी। तो वो साधु वाली बात मुझे लानी थी, कहीं पर वो जेन्युइनिटी नज़र आए, वो सच्चाई नज़र आए कि इतना प्योर, इतना सच्चा आदमी है कि ज़िंदगी से हारा है लेकिन समाज के लिए करना चाहता है। तो ये सारी अपने अंदर में अपने इंटरनल तैयारी करता था। फिर जब शूट करने का समय आया तो मैंने प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट की कि मैं शूटिंग के, आप सारे एक्टरों को बुलाओ जो भी डेट है, लेकिन मुझे शूटिंग शुरू करने के 4 दिन पहले मुझे जाना है। तो मैं 4 दिन पहले लखनऊ जाके फिर मैंने उनसे बोला मुझे रिक्शा दिलाओ, जो रिक्शा मैं चलाऊंगा, मुझे उन गलियों में चलाना है जहाँ शूट होने वाला है। और मैं एक दिन 2 घंटा, एक दिन 4-5 घंटा मैं रिक्शा लेके भाग गया। वो जो इन्होंने बाउंसर रखे थे, मेरा जो स्पॉट बॉय था, उसको डॉज करके, और मैंने सवारियाँ ढोई। मैंने 148, वो डब्बे में रखा हुआ है, मैंने 148 रुपये मैंने कमाए। उसमें एक औरत ने किया मेरे साथ, एक आदमी तो ऐसा था कि मैं, क्योंकि मुंह में कपड़ा बांधता था, ऐसे रखूंगा तो कोई रिक्शा वाला भी नहीं मानेगा, तो एक गमछा मेरे कैरेक्टर के साथ है, तो मैं वो गमछा लपेट लेता था मुंह पे। तो एक आदमी ने बोला कि भैया तुम्हारी जो आंखें हैं ना, उससे पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि तुम रिक्शे वाले नहीं हो, तुम्हारी कोई मजबूरी, तुम रिक्शा चला रहे हो, तुम्हारा भाड़ा 20 रुपया होता है लेकिन हमसे 40 रुपया ले लो। फिर एक औरत थी जिसने 50 रुपये तय किया था, जब वहाँ उतरे तो उसने 30 रुपये दिया। तो बोला भाई 50 रुपया, बोले तुम्हारा कौन सा तेल पेट्रोल डीजल लगा था, 30 रुपया हुआ। तो मैंने उस शॉट को फिल्म में भी जाके डायरेक्टर को बताया, और वो है जो औरत उतरती तो बोलती है कि मैं, तुम्हारा कौन सा डीजल पेट्रोल चल रहा है, गवर्नमेंट भाड़ा फिक्स किएगा, 30 रुपया होता है। हाँ ठीक है 30 रुपये। तो इस तरह के एक्सपीरियंस के साथ मैंने अपने कैरेक्टर की तैयारी की थी, प्लस डायरेक्टर के साथ मैंने बैठ के हर सीन पे, क्योंकि वो डायरेक्टर जो मेरे हैं वो एक्टिंग के टीचर भी हैं, तो उनके साथ मैं करीबन 7-8 दिन बैठा, सुबह पहुंच जाता था 11 बजे, और 1 बजे तक उनके साथ बैठ के हर सीन को उनके साथ डिस्कस करके मैंने मोबाइल पे रिकॉर्ड करके रखा था। तो क्या होता था कि जैसे जिस दिन मुझे पता है कि अब ये सीन होने वाला, तो मैं वो रिकॉर्डिंग रात में सुनता था खूब, उनके हिसाब से, डायरेक्टर के हिसाब से कि डायरेक्टर क्या चाह रहे हैं मेरे से, और सुबह में उस चीज़ को फिर तैयारी करके किस तरह के प्रोसेस से मैं इसमें गुजरा। हाँ, इसका एक ये रहा, चूँकि मैं 9-10 महीने दिए थे, तो फिल्म की शूटिंग ख़त्म होने के बाद भी मैं 1-1.5 महीने परेशान रहा एज एन एक्टर। वो मैं मतलब नॉर्मल रह ही नहीं पा रहा था, मैं किचन रिक्शा वाला ही था, तो मैं रात में उठ के बैठ जाना था और परेशान रहता था। तो मैंने घूमना शुरू किया, मैं नीम करोली बाबा जी के दर्शन करने चला गया, अपने आप को उस तरह से 1.5-2 महीना लगा मुझे उस प्रोसेस से निकलने में। तो ये जर्नी थी। तो फिलहाल ये फिल्म वेव्स ओटीटी पे है, इससे पहले थिएटर में आई थी नहीं? एक अजीब, कैसे आपने इसको रिलीज किया? अजीब, क्योंकि इसमें एक बात ये भी है कि अच्छी फिल्म बना लेना और उसे रिलीज करना और लोगों तक उसे पहुंचाना, हाँ लगता है स्टेजेस हैं जिनमें अपना अपना स्ट्रगल रहता है। करेक्ट। इसमें मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, ये एज एन एक्टर, ये मेरे लिए और हम सारे एक्टर जो उसमें थे, उसमें दुर्भाग्य है कि ये उस तरीके से नहीं हो पाया। रीज़न ये था कि जिस वक्त ये फिल्म बन के तैयार हुई और इसको इफ़ी में सेलेक्ट हो गई है, जब इफ़ी में सेलेक्ट हो गई तो वहाँ से प्रसार भारती को किसी तरह से पता लगा, उन्होंने प्रोड्यूसर को अप्रोच किया और उनको फिल्म इतनी पसंद आई कि उन्होंने बोला कि हम इससे OTT का जो लॉन्चिंग होगा वो हमारे 5 प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसमें एक फिल्म ये भी होगी। और उन्होंने हमें वो इज़्ज़त बहुत मिली, वो इफ़ी में बुलाया, हमारे नेशनल लेवल पर इंटरव्यूज़ हुए, ये रेड कारपेट दिया गया, वो सब कुछ हुआ। लेकिन हुआ ये कि वो फिल्म वेव पर आ गई 20 नवंबर को। अब प्रोड्यूसर, अब अच्छा, चूँकि क्या होता है इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर के साथ, क्या है, कोई स्टूडियो का बैकअप नहीं था, कोई पीछे ऐसा नहीं खड़ा था कि वो ये बोलते कि भैया मैं पिक्चर आपको दूंगा लेकिन रिलीज़ करके आऊँगा। वो नहीं कह पाए क्योंकि उनके पैसे निकल रहे थे। प्रोड्यूसर की भी मजबूरी होती है सर, इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर, मैं कोई बहुत बड़ा स्टार था नहीं, फिल्म का हीरो, और
स्टार कास्टिंग बहुत ऑनसेम्बल कास्ट थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन उसमें कोई ऐसा नहीं था जिसके चेहरे के नाम पर वो फिल्म बिक सके। तो प्रोड्यूसर के पैसे निकल रहे थे तो हम सब भी चुप थे, वहाँ कोई ऐसी बात हम कर नहीं सकते थे। तो उस नाते वो फिल्म वहाँ पर चली गई और वहाँ अप्रिशिएट बहुत हुई। लेकिन 28 फरवरी को ये फिल्म थिएटर में रिलीज़ हुई, छोटा, क्योंकि प्रोड्यूसर का मन था कि मैं एक छोटी रिलीज़ करूँगा ज़रूर। वो यूपी में उन्होंने 28 किया। लेकिन क्या होता है कि जब आपकी फिल्म OTT पे आ चुकी हो और लोग उसको देख चुके हों और आपका प्रमोशन नहीं हो, आज पूरा गेम प्रमोशन का है, वो जो छोटी रिलीज़ हुई बहुत छोटा सा यूपी का प्रमोशन मुझे लगता नहीं कि लोगों तक पहुंचा हो, इसलिए वो थिएटर रिलीज़ का तो इसका नाम का रहा। लेकिन OTT पर जो कुछ हुआ है, OTT पर ही इसका है। और आज वेव्स पर ये नंबर 1 फिल्म है, 40 लाख के ऊपर लोग इसको देख चुके हैं। ये वेव्स का रिकॉर्ड कहता है, मैंने वो मेंशन करते हैं कि जा, और बहुत अप्रिशिएट हुई रही है। सारे क्रिटिक्स ने जितने भी देखा, जिन जिन लोगों ने देखा, इवन मैं आपसे ही शुरू करता हूँ, आपने भी जो अप्रिशिएशन दिया हमें, हम लोगों को, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। फिर भावना सुमैया जी का मैं एक जिक्र करना चाहूँगा कि उन्होंने ये फिल्म देखी और मुझे बुलाया और मुझसे मिली, कॉफ़ी साथ में हमने पी, और उसके बाद उन्होंने बोला कि ये फिल्म करण बड़े लेवल पर जानी चाहिए। उस चीज़ को उन्होंने इंस्टा पर डाला और मुझे कोलैबोरेट भी किया है। उसके बाद एक और शख्स हैं जो बीजेपी, मतलब सरकार के तो नहीं है वो, लेकिन वो अपने ढंग से बहुत पॉपुलर हैं, बहुत बड़े हैं, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी। उन्होंने इस फिल्म को देखा, उन्होंने बहुत तारीफ करी। आपका, पुष्पेंद्र जी का और भावना जी का, इन सब लोगों का रिजल्ट ये रहा कि जो फिल्म 4-4.5 महीना पहले वो ट्रेंडिंग में थी, उसके बाद वो हट गई थी क्योंकि नए कंटेंट आते जाते चली जाती, वो फिल्म वापस से ट्रेंड में आई, वापस से 1-1.5 महीना ट्रेंड पे रही। तो ये इस फिल्म का रिस्पांस तो बहुत अच्छा है, हर किसी को पसंद आती है, हर कुछ है। लेकिन अभी तक जो मेरा पेन है ना एज एन एक्टर, कि हम ये फिल्म हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लोगों तक नहीं पहुंची है। फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स ने नहीं देखा है कि कितनी खूबसूरत फिल्म बनी है। वो एक फाइट चल रही है, मेरे डायरेक्टर भी ट्राई कर रहे हैं, मैं भी लोगों से कोशिश कर रहा हूँ कि ये फिल्म मैक्सिमम लोगों तक, ऑडियंस तक तो पहुँच रही है, अगर ये फिल्म वालों तक पहुँच जाएगी तो ये लार्जर स्केल तक पहुँच जाएगी, प्लस सरकार तक पहुँच जाएगी तो लार्जर स्केल तक पहुँच जाएगी। तो ये कोशिश अभी भी मेरी जारी है, देखते हैं। क्या कुछ प्लानिंग है आने वाले टाइम में? सर एक्चुअली अमित भाई, बात तो हुई है 2-3 जगह और बहुत बड़े लेवल पर बात हुई है, तो उसका लेकिन कंफर्मेशन ऑफिशियली नहीं है मेरे पास, बट उन्होंने नेक्स्ट वीक में बताएंगे, तो उसके बाद ही मैं कुछ कह सकता हूँ कि एक तो ये है कि कुछ फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स को बुला के उनको इनवाइट करके ये फिल्म का प्लान हो रहा है। दूसरा, मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ कि राज्यसभा के लिए भी बातचीत हो रही है कि वहाँ पर भी ये फिल्म दिखाई जाएगी। प्लस यहाँ पर स्टेट में 1-2 बड़े लेवल पे मिनिस्टर्स हैं, उनको दिखाने की बातचीत हुई है और उन्होंने बोला है कि हम इसे देखना है। संघ के भी 1-2 लोग हैं जिन्होंने प्रॉमिस किया है कि मैं इस फिल्म को देखना चाहूँगा। तो अब मैं, कोशिश जारी है हम लोगों की। नहीं, बिल्कुल। और कोशिश, आई थिंक कोशिश से ही चीज़ें होती हैं, क्योंकि कई बार हम कहते हैं यार अच्छा सिनेमा बनता नहीं है, बट कहीं ना कहीं बनता भी है तो उसको पहुंचाना बड़ा मुश्किल होता है। और स्पेशली जब प्रोड्यूसर इंडिपेंडेंट हो ना, और वो स्पेशली जब कास्टिंग जो है बहुत बड़ी ना हो, तो बड़ी दिक्कत होती है। इवन हमारे जो मीडिया वाले लोग भी हैं, वो भी उसको उतनी तवज्जो नहीं देते हैं। हाँ, वो भी है, मतलब हाँ। सबको हाँ। ऐसी चीज़ें चाहिए जो ट्रेंडिंग हैं या जो पॉपुलर हैं। तो मुझे लगता है कि आप ख़राब चीज़ को क्रिटिसाइज़ करने का हक भी तभी रखते हैं जब अच्छी चीज़ को अप्रिशिएट करें। हाँ, अभी शिकायत मेरी नहीं है। मैं मतलब मीडिया के लोगों से भी मेरे यही है, जब से सबसे मिलता हूँ यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार देख लो फिल्म, अगर तुम्हें अच्छी लगे, अगर तुम्हें समझ में आए, कुछ कह सकते हो तो कह देना। तो मैं तो उसी तरीके से, क्योंकि हमें मीडिया का भी, उनकी भी अपनी मजबूरियाँ होती हैं, उनकी भी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि हम उनकी जगह पे खड़े होकर देखें तो शायद हमें भी समझ में आएगा कि उनकी भी प्रॉब्लम है। दे आर ऑल्सो राइट, वो भी सही है। बट मैं अगर अच्छा है तो देख लो और कह दो, ये कोशिश रहती अच्छा, है। आपकी एक्टिंग जर्नी कैसे शुरू हुई थी? हाउ यू डिसाइडेड कि एक्टर बनना है? बाई चांस था? नहीं, बाई चांस नहीं था। कुछ और बनना था? फिर नहीं, मुझे एक्टर ही बनना था बचपन से, और कुछ सोचा ही नहीं था। और एक्चुअली मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ,
जहाँ मेरा घर है वो गंगा जी के किनारे है। 10 घर के बाद बस्ती ख़त्म हो जाती है, राइट टर्न कीजिए, 200 मीटर पे जमुना जी हैं, सीधे चले जाइए, ओडी फोर्ट और उसके बाद गंगा जी हैं, संगम है, जिसको अब संगम नोस बोला जाता है। वहाँ पर मेरा घर है। तो हमारे घर के ठीक सामने एक बहुत बड़ी परेड है, ग्राउंड है जहाँ हम लोग खेला करते थे। तो वहाँ कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ भी होती रहती। तो एक बार छोटा था मैं, 6-7 साल का रहा हूँगा, तो एक वो ड्रामा कंपनी आई थी। वो ड्रामा कंपनी कैसी थी कि वो रोज़ जो है ना, कभी डाकू मान सिंह, कभी रानी लक्ष्मीबाई, कभी कुछ ऐसे ऐसे वो प्ले तैयार करके 30-40 आए थे और रोज़ वो करते थे। वो म्यूजिकल था, वो नौटंकी और वो सब मिला के था। तो मेरे लिए, अच्छा मैं छोटा सा बच्चा, तो वो टिकट था उसमें, लेकिन गर्मी की छुट्टियों का दिन था, तो मेरे लिए कोई टिकट नहीं था। मैं जाता था, सब मुझे बड़े प्यार से बुला के आगे बैठा दिया करते थे। तो वो रोज़ देखता था और वही लोग, मैं देखता था कि मान सिंह बना है और सब लोग तालियां बजा रहे हैं, और दोपहर को देख रहा हूँ कि वो चाय की दुकान से वो राशन भी खरीद के वही लुंगी और पजामा पहन के वही आदमी और वही लड़की और वही लड़के जा रहे हैं। तो वो मेरे लिए बड़ा फैसिनेटेड था। तो मुझे लगता था ये सबसे अच्छा काम है। अब उस वक्त 6-7 साल की उम्र में तो नहीं पता था जाना कैसे है, लेकिन वो दिमाग में सीडिंग ऐसी हो गई थी। फिर मुझे रेडियो पर वहाँ पर मौका मिला रेडियो पे करने का। फिर वहाँ के धीरे धीरे मैंने वहाँ के थिएटर में, रेडियो में काम करना शुरू किया। फिर लखनऊ में आके प्ले करना, फिर दिल्ली आया, रेपेट्री में थोड़ा सा मैं रहा। फिर वहाँ नादिराबाजी के बाद एकजुट में आया, वहाँ पर काम किया। ये इसी तरह से मैं, लेकिन मुझे कुछ और नहीं करना था। मम्मी पापा का, चूँकि पापा हॉकी के प्लेयर थे और 20 साल उन्होंने इंडियन रेलवे खेला था, तो वो रेलवे में थे, तो जॉब वहाँ फिक्स थी। वो चाहते थे कि जो जॉब कर ले, तो मैंने जॉब के लिए तो मना किया। फिर उनको लगा कि ये पता नहीं क्या करेगा ज़िंदगी में, जो मिडिल क्लास लोगों का प्रॉब्लम होता है। तो मैंने उनको दिखाने के लिए मैंने इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। 6 महीना गया नैनीताल, पढ़ा, फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ के, और एक दिन इंजीनियरिंग कॉलेज छोड़ के रिज़ाइन करके पूरा हॉस्टल से सारा सामान लेके घर वापस आ गया। फादर को फिर ये समझ में आ गया कि ये, इसका कुछ नहीं होगा, इसको जाने देने, तो ना ये इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा। फिर उन्होंने 3 साल का समय दिया कि तुम जाओ, 3 साल में करना, अगर नहीं होगा तो फिर वापस आना पड़ेगा। ठीक है, मैं आया। फॉर्चुनेटली 3 महीने के बाद ही मुझे टी सीरीज़ का एक म्यूज़िक वीडियो मिल गया। यहाँ पे मेरी वो पहली शुरुआत थी, म्यूज़िक वीडियो मिला, और वो म्यूज़िक वीडियो खूब चला, अच्छा चला। तो अब मेरे फादर को लोग इलाहाबाद में बोलने लगे कि यार हमारे लड़के को देखा, थोड़ा प्राउड फील हुआ हूँ। धीरे धीरे उनको समझ में आया कि हाँ ये ठीक है, ये यही कर सकता है, इसीलिए बना है। इस तरह से मेरा। उसके बाद फिल्म कौन सी की आपने पहले? पहली फिल्म गुंडे थी। उसके पहले टीवी के 2 शोज़ किए। कौन कौन से? एक था कभी तो मिल के सब बोलो, और रानी पद्मिनी का जौहर, सॉरी 3 है, जिस आंगन नोहे बिटिया, 3 शो हैं। तो जिस आंगन नोहे बिटिया में विजय सिंह वो हीरो का रोल था और इंजीनियर का रोल था। वो बिहार में बहुत पॉपुलर था। तो गुंडे के लिए मुझे कॉल आया, मैं जिम में एक्सरसाइज कर रहा था, सेम जिम है साइक्स मेरा। तो फ़ोन भी उस वक्त दूसरा था, ये 2013 की बात है। तो मैंने उठाया, मैं रखा, और लकली मैंने उठा लिया, लैंडलाइन था। तो वो मैंने फ़ोन, मैंने बोले कि आप वही हो जो एक शो आ रहा है जिस आंगन न होए बिटिया, उसमें विजय सिंह का रोल कर रहा हूँ। मैंने बोला हाँ मैं वही हूँ। तो मुझे लगा यार कोई फ़ैन वैन है ये, क्योंकि बिहार से भी कई कॉल आते थे मुझे। तो मैंने बोला हाँ वही हूँ, जल्दी बताइए, मैं जिम में हूँ। तो बोले मैं यशराज से बोल रही हूँ, और हमने एक छोटा सा रोल है बट इम्पॉर्टेंट है, एक्शन बहुत अच्छा है क्योंकि आप ब्लैक बेल्ट हो, इसलिए हम आपको चूज़ करना चाहते हैं कि आप ये रोल करोगे। एक फिल्म आ रही गुंडे। तो मैंने बोला हाँ करूँगा। तो बोले कब आ सकते हैं? तो मैंने बोला कि मैं अभी आ सकता हूँ। तो लड़की हंसने लगी, बोले नहीं अभी मत आओ, आप कल आ जाओ। कल दूसरे दिन मैं गया यशराज के ऑफिस में, जो एड्रेस दिया गया था सेंटा क्रूज में, वहाँ ऑडिशन दिए। उन्होंने कुछ ब्रीफ दिया, वो करके दिया। फिर मैंने बोला मैं एक आपको करके अपना देता हूँ, वो दिया। फिर वहाँ पर जो मेन है वो लड़की जो ऑडिशन ले रही थी, हेल्दी लड़की थी, गई, वो जाके उसने उनको दिखाया। तो बोला ठीक है। फिर 4-5 दिन मुझे कॉल नहीं आया, तो मुझे लगा नहीं हुआ है। फिर कॉल आया कि बोले यू आर सेलेक्टेड, अभी जो भूषण जी हैं हमारे हेड ऑफ प्रोडक्शन, वो कॉल करेंगे, वैसे वैसे कि आप बात कर लेना। तो वहाँ से वो पहली फिल्म थी। फिर उसके बाद किक मिल गई, फिर बेबी मिल गई,
फिर मैंने एक कैमियो था, एक ऐसा रोल था जो जिसको बंगाली आती हो, ऐसा लड़का चाहिए था मधुर जी को। तो नीरज गुप्ता जी ही मेरे मैनेजर थे उस वक्त। उन्होंने ही बोला कि तू ये कर ले। मैंने बोला रोल छोटा है नीरज जी, अभी इतने बड़े बड़े रोल मिले। बोले कर ले, वो तुझे फिर मैं लीड में करवाऊंगा मधुर जी के साथ। खैर मैंने वो उनके कहने पे मैंने बोला कि ठीक है मैं करूँगा, लेकिन मैं पैसे वैसे नहीं लूँगा, मैं फिर वैसे ही करूँगा। तो मैंने वैसे ही किया, और वो रोल 3 सीन था, मैंने वो किया। और उसके बाद फिर मुझे गुंडे एज ए लीड मिल गई। फिर लीड का सिलसिला शुरू हो गया, गुंडे मिली। गुंडे 2019 में रिलीज़ हुई। 2019 में मैंने शूटिंग, फिर मुझे रंगीला राजा मिली गोविंदा जी के साथ, हम दोनों हीरो थे उसमें, प्रहलाद जी के साथ। वो फिल्म थोड़ी गड़बड़ पिक्चर बनी, वो ठीक नहीं बनी थी। वो मुझे समझ में आ गया था शूटिंग करते हुए कि यार ये गड़बड़ हो गया, लेकिन ठीक है कमिटमेंट तो था। तो फिर शूटिंग कंप्लीट हुई। 17 जनवरी 2020 को वो रिलीज़ हुई, और वो कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गए, प्रहलाद जी का सिस्टम के साथ झगड़ा हो गया था, तो उसको सही रिलीज़ नहीं मिली थिएटर में। मतलब वो भाईंदर में लगी थी और बांद्रा में, उसको पीवीआर मिला ही नहीं, वो ख़त्म हो गई पिक्चर। बड़ा सदमा सा हुआ। जब तक ठीक हो के संभलते तब तक कोविड शुरू हो गया मार्च में। फिर उसके बाद एक शॉर्ट फिल्म मुझे कोविड के दौरान ही एक शॉर्ट फिल्म मिली, और वो शॉर्ट फिल्म जब शूट की तो पता लगा कि इसके जो पूरा सेटअप सेट कर रहे हैं अमित जी, उनका नाम अमित राय है। उन्होंने कलकत्ता में शूट थी वो शॉर्ट फिल्म, वहाँ से लौटते उन्होंने कहा कि यू आर गोइंग टू डू 1 रोल इन ओ माई गॉड 2। तो फिर ओ माई गॉड 2 की, लेकिन उसमें वो बिकॉज ऑफ एडिट प्रॉब्लम, और उस वक्त कुछ कंट्रोवर्सी ऐसी हो गई थी आदि पुरुष को लेके कि इन्होंने काफ़ी सीन काटे मेरे सेंसर ने। तो वो रोल में मैं पिक्चर में हूँ पूरी जगह में, बट वो जो मेरे टॉकी पोर्शन है वो कमज़ोर है, थोड़े नहीं है। तो खैर ये एक्टरों के साथ होता है, वो हुआ। लेकिन उसके बाद फिर जाइए आप कहाँ जाएंगे मुझे मिल गई, और इस फिल्म ने मेरी जर्नी का पूरा डायग्राम बदल दिया। तो रंगीला राजा में गोविंदा के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा था। लोग कहते हैं लेट आते हैं, ये करते हैं, अरे वो करते नहीं हैं, मतलब भाई, वो गजब, वो एक्सपीरियंस तो ऐसा है मेरा कि मैं दूसरे स्कूल से आया हूँ, जहाँ मैंने अक्षय सर के साथ फिल्म की है, और रणबीर सिंह, अर्जुन कपूर, सलमान भाई, हम सब लोग, अक्षय भाई और हम तो बेबी में हम दोनों एक ही होटल में रुके थे। गाड़ियाँ हम दोनों की साथ ही निकलती थी इस्तांबुल में। 7 बजे हम दोनों ही सेट पर पहुंच जाते थे, और शाम को 7 बजे तक शूटिंग, एकदम टाइम पे पंक्चुअल, सब कुछ वैसा था। यहाँ पर यह था कि बोला जाता था 10 बजे की शिफ्ट है, 10 बजे स्पॉट बॉय भी नहीं आता था। मैं पहुंच जाता था, मेरी टीम का, मेरा मेकअप मैन, स्पॉट बॉय और हेयर स्टाइलिस्ट, हम तीनों पहुंच जाते थे। और मैं फिर स्पॉट बॉय एक बाल्टी वाल्टी लेके आता हुआ दिखता था। वो मुझे पता लगा कि ओल्ड स्कूल जो शूटिंग पहले लोग करते थे वो कैसे करते थे, वो मुझे वहां समझ में आया, वो सीखने को मिला। ये एक फायदा हुआ था मुझे। वो फिर 11 बजे तक धीरे धीरे लोग आना शुरू करते थे, फिर 12 बजे फिर डायरेक्टर आते थे, प्रहलाद जी आते थे। अरे तू आ गया सर, आपने 10 बजे बोला। अच्छा हाँ, वो थोड़ा सा लेट हुआ था ना, तो मैंने बोला सर लेट तो मैं भी शूट किया था। तो अरे ठीक है ना, तू आज का लड़का है ना, ठीक है चल भाई। अब शूटिंग 12 साढ़े 12 बजे, फिर नाश्ता आना शुरू होता था, 2 बजे लंच हो जाता था, 3 बजे फिर ये होता था चल यार करण, अच्छा मैं ड्रेस पहन के रेडी, चल सीन की रिहर्सल कर लेते हैं। अच्छा मेरे पूरे सीन उसमें गोविंदा जी के साथ है, उनकी बहन के साथ मेरा अफेयर दिखाया गया है, और वो बदमाश आदमी है, और ये मेरा बहुत ही ऑनेस्ट आईपीएस ऑफिसर का कैरेक्टर है, जो राजा भी है, युवराज सिंह, और बड़ा दबंग आदमी है। तो ये ऐसी तैसी करके रखता है उनकी, इस तरह का रोल है वो। तो रोल चूंकि पावरफुल रोल था तो मजा भी आ रहा था करने में। शूटिंग शुरू होती थी 4 बजे, फिर वो 12 बजे खत्म होगी, 2 बजे 3 बजे खत्म होगी, रात पता नहीं होता था, ऐसा चलता था। फिर नेक्स्ट डे होता था कि अब 2 बजे रात तक शूटिंग क्या है, कल 12 बजे करण, कल 12 बजे। और प्रहलाद जी ही टाइमिंग देते थे, कमाल ये था। अच्छा मैं फिर 12 बजे, फिर कोई नहीं। ये मैंने 18 दिन किया।
तो वो प्रेम चोपड़ा जी, शक्ति कपूर जी, सारे पुराने लेजेंड, और मैं उसमें नया लड़का। मैं शांति से चुपचाप सिर्फ उनको देखता रहता, सुनता था पुरानी फिल्मों की बातें, पुरानी बातें, बड़े मज़ेदार मज़ेदार किस्से पुराने सुनता। तो वो एक, उस फिल्म का मेरा एक एक्सपीरियंस ये रहा कि 70s 80s 90s में फिल्में कैसे बनती थी, क्या लोग करते थे, कैसे कैसे उनकी बॉन्डिंग रहती थी, इन सब के किस्से मैंने खूब उन 18 दिनों में सुने थे। तो वो मेरे लिए एक बड़ी कैपिटल काइंड ऑफ, हाँ, कैपिटल टाइप है कि इतने लेजेंड लोग। अरे अब सोचो ना, प्रेम चोपड़ा जी ब्लैक एंड व्हाइट के ज़माने के, शक्ति कपूर जी उन्होंने मुझे उस दिन मुझे पता लगा 750 की 800 फिल्में, इतने काम कर। गोविंदा जी, ये भी, इनकी भी 125 150 पिक्चर है इनकी भी। इतने सारे लोग थे, ऐसे ऐसे कैरेक्टर, और भी बहुत सारे एक्टर थे पुराने। तो वो मेरे लिए एक बड़ा वो था, चेरिश मोमेंट हुआ करता था उन लोगों के साथ बैठ के। बाकी वो फिल्म ठीक नहीं बन पाई थी, बिकॉज है, हमारी फिल्मों का अपना भाग्य होता है। बेबी में कैसा रहा अक्षय कुमार के साथ? कमाल, शर्ट पर कमाल दी थी उन्होंने आपकी? कमाल। हाँ, वो एक्चुअली क्या था कि उस समय मैंने अभी ना थोड़ा सा अपने आप को लीन किया हुआ है, वो समय पे और अच्छा फिजिक बना रखा था। तो अक्षय सर क्या है कि वो बहुत ही टाइम के पंक्चुअल, ये सब तो हैं, बट वो बहुत अच्छे सिस्टमैटिक खाने पीने के मामले में है, और आयुर्वेदा में भी है। वो आजकल की तरह वो ना, कभी उन्होंने हमेशा उस चीज़ को कंडेम किया है कि ये ढेर सारा प्रोटीन पीना या ये स्टेरॉयड और इन सब चीज़ों को। तो शुरू के 2-3 दिनों में उनको मेरे साथ जेल होने में समय लगता है, वो इतने सीनियर हैं। फिर धीरे धीरे उनको भी मेरे नजर से, तो बड़ी मस्ती, बड़ा मजा। तो एक दिन बोला उन्होंने कि तू भी लिया है ना तूने इंजेक्शन वगैरह? बोला नहीं। चल, मैंने बोला नहीं लिया है। वो मुझे लौंडा बुलाते हैं, चल बे लौंडे, ऐसे बात करते थे। झूठ मत बोल। मैं सच बोल रहा हूँ। अच्छा, कल मैं चेक करूंगा, कल अपना वहाँ है सीन, वहाँ चेक करूंगा मैं, वहाँ टाइम मिलेगा। मतलब ठीक, कर लेना, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो गए, और वो जैसे आप पहनते हो ना, ऐसी लेयरिंग थी, अंदर मेरी टी शर्ट, ऊपर से शर्ट, इस तरह का, वो चूंकि ब्रॉड लुक दिखाना था। तो बोले शर्ट उतार दी, टी शर्ट उतार दी। देखा उन्होंने गौर से ऊपर से, तो बोले हाँ तू नहीं लेता है। बोला आपकी आंख में ऐसा कौन सा एक्सरे है जो आपने अंदर तक झांक लिया? तो उन्होंने एक ऐसी बात बताई जो मुझे नहीं पता थी, वो मेरे, और उसके बाद मैंने उस चीज को चेक किया अमित भाई, और वो करेक्ट था। उन्होंने बताया कि जो लोग भी स्टेरॉयड लेते हैं, वो जो सो कॉल्ड जो भी लोग हैं, वो जिम के ट्रेनर हो, मिस्टर इंडिया हो, मिस्टर वर्ल्ड हो, जो भी हो, उनका जो स्टमक होता है ना, वो 6 पैक तो कड़क रहेगा, लेकिन वो हल्का सा बाहर की तरफ रहेगा, क्योंकि उसमें ऑर्गन सारे बड़े हो जाते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा था, और मैं जेन्युइनली मैं डरता हूं। मुझे आप बोलोगे मैं एक्सरसाइज करूंगा, प्रोटीन पी लूंगा, प्रोटीन तक है मेरा कि प्रोटीन पी लूंगा, मैं डाइट में कर लूंगा, लेकिन मैं ये स्टेरॉइड और ये ग्रोथ हार्मोन्स और पता नहीं क्या क्या उसमें आता है। बहुत इन पे बहस चल भी रही है, क्योंकि बड़े यंग लोग हैं जिन्हें हार्ट अटैक आ रहा है। तो आएगा ना, मतलब यू आर इनटू फिटनेस हाँ। आल्सो, तो क्या ये पूरा चलता क्या है? मतलब ये नेक्सस बोलूं इसको, या क्या नेक्सस नहीं है, मतलब सिर्फ एक्साइटमेंट कह लो और कम पेशेंस कह लो। नेक्सस इन द सेंस कि आप जिम जाते हैं, ठीक है, आपका ट्रेनर होता है, उसका काम है आपको ट्रेन करना, ठीक। पहले तो वो बोलेगा पर्सनल ट्रेनर लो जी, बिल्कुल, तब हाँ ये तो है, अलग से ये पैसे है, लोगे, ये है। चलो ठीक है भाई, वहां तक ठीक है तुमको। उसके बाद वो आपको बताएगा कि ये इंजेक्शन, वो टैबलेट, ये इसे मैं नेक्सस ही मानता हूं कि मतलब अगर एक एस्पिरेशनल बंदा है जो मुंबई में आया है, उसको एक्टर बनना है, हर एक चाहता है कि उसका फिजिक अच्छा हो। एक्टर नहीं भी बनना तो भी ठीक है, हम भी चाहते हैं हम भी हैंडसम हाँ, दिखें हाँ, या करें, जवान दिखें, फिट ठीक दिखें, है, right। फिट दिखें। तो कुछ लोग ट्रैप में फंसते हैं, कुछ नहीं फंसते, और जो फंसते हैं मुझे लगता है उनमें से कुछ जान भी गंवा रहे हैं। ये मैं पूरा आपसे समझना चाहूंगा। मैं देखिए एक बात बताऊं, बड़ा सिंपल है। आज अमित भाई मार्केट जो है ना, बाजार जो है, वो घर में घुसा हुआ है। मैं सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा, हर चीजों के लिए बोल रहा हूं। तो वो एक बाजार है, वहां शरीर तो हमारा है ना, वो तो मुझे समझना पड़ेगा ना कि मुझे क्या करना है।
मुझे और वो चीज़ें जो मेरे अंदर जाके क्या डिफेक्ट पैदा करेगी मुझे नहीं मालूम है। वो अंदर जाके क्या जहर करने वाला मुझे पता ही नहीं है। मैं सिर्फ ये देख के कि सामने वाले की बॉडी 6 महीने में बन गई, चलो तुम्हें करना है तो उसका एक तरीका है, आप डॉक्टर के पास जाओ, उससे बताओ, वो आप अपना ब्लड टेस्ट कराओ, वो सारी चीज़ें कराओ जो जो बड़े स्टार करते हैं। मतलब मैं नाम लेने की हैसियत नहीं रखता, ये सारे जो लोग हैं ये लोग सब करते हैं। ये करने के साथ ही जितने बड़े स्टार हैं वो फिल्म को तैयारी करते हैं, वो करते क्या है कि इसका करते हैं 6 महीना 60 महीना साइकिल लिया, फिर उसका वो एंटीडोट लेते हैं। और ये बात मुझे पता इसलिए है कि इनमें से कई सारे स्टार हैं, एक डॉक्टर के पास जाते हैं और वो मुझे एक बार दिल्ली फ्लाइट में मेरे बगल में बैठे हुए थे, तो वो 2 घंटे का समय था और फ्लाइट कुछ डिले हो गए तो करीब 3.5-4 घंटे हम साथ में रहे। उन्होंने बहुत सारी बातें, उन्होंने नंबर भी अपना शेयर किया कि तुम भी आओ, मैं तुमको भी बताऊंगा, इसका एक प्रोसेस होता है और ये ऐसा। तो लेकिन उन्होंने जो बताया तो मैंने उसकी फीस की भी पूछा, तो फीस भी एग्जॉर्बिडेंट थी कि एक साइकिल के महीने की साइकिल का खर्चा था कुछ 2.5 से 3 लाख रुपए। तो 6 महीने की आप साइकिल लोगे तो 18 लाख रुपए, प्लस उसके बाद आपको एंटीडोट लेना है तो उसका भी कुछ 1 से 1.5 लाख रुपए महीना, 2 महीने का वो। तो ये अब आम एक्टर तो अफोर्ड नहीं कर सकता ना, लेकिन वो उस ट्रैप में फंस जाते हैं कि यार वो कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। अरे हर बॉडी की अपनी एक एफिशिएंसी होती है, हर बॉडी का अपनी पावर होती है। हो सकता है तुम्हारे अंदर कुछ दूसरी तरह की पावर हो, उसके अंदर दूसरी तरह की पावर हो, ये लोग नहीं समझते। अच्छा, ये तो जिम का हो गया। एक और चक्कर चल रहा है अभी यंग में, स्किन पे यंग दिखने का, वो करने का, उसके चक्कर में 2-3 चीजें हैं, ग्लूटाथियोन और ये वो सारी चीजें हैं। वो एक अलग चक्कर है जिसके ट्रैप में लड़कियां फंसी हुई हैं। रिसेंटली हम सुने हाँ, गरीवाला वाला भी मामला हुआ। अब तो वो एक्चुअली उनका नहीं मालूम, मतलब मैं वो नहीं कह सकता। हाँ, बातें मैं उनसे हाँ, स्पेसिफिकली हाँ, नहीं पूछ रहा हूं, मैं इन जनरल ही आपसे पूछ रहा हाँ, उसमें लड़कियां हैं जो जाके, अभी मैंने पता लगा कि ये जो लड़कियों के 6 ऐप दिख रहे हैं ना, ये भी नकली हैं। ये क्या करते हैं कि क्लैंप आता है, वो क्लैंप पकड़ के वो 6-8 घंटे, 6-8 घंटे का फिगर शायद ज्यादा मैं बोल रहा हूं, लेकिन 4-5 घंटे वो पकड़े रहता है। वो पूरे बताते हुए मुझे पूरे ब्लड को क्लॉट कर देता है, वो कुछ अजीब, मतलब। और लड़कियां उसमें जब वो लगा रहता चीख चीख के रोती रहती हैं, क्योंकि मुझे 1-2 एक्ट्रेसेस हैं जो फ्लॉन्ट करती हैं अपना एप्स। मुझे पता है कि अगर आप प्रोसेस में एप्स बनाने जाओगे तो चेहरे का वो गोल गोल यहां नहीं रहेगा, ये सब उतर जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आपका एप्स बनेगा, बाकी जगह खूब हेल्दी रहेगा, वैसा कोई प्रोसेस है ही नहीं। तो मैंने पूछा एक लड़की से, तो उसने मुझे बताया, पता नहीं उसने उसका नाम भी बताया था मुझे, मैं भूल गया हूं, कि वो इतना कर्म है कि ब्लड के थक्के जम जाते हैं जिसको निकलने में 7-8 दिन, उस दाग को निकलने में लगता है। फिर वो 4-6 महीने तक वो ऐसा दिखेगा शेप जैसा, वो ऐब होता नहीं है, वो सिर्फ ऐसे निशान बन जाते हैं। हाँ, अरे भाई, आपकी थाइज इतनी मोटी मोटी है, आपके हाथ पे बल्क है, चेहरे पे बल्क है, वो कहां से वहां बनेगा? फैट तो पूरी बॉडी से रिड्यूस होगा। होते हैं नेचुरल तरीके से, या कोई भी हेल्दी डाइट करते हैं तो पूरे। अमित भाई, सबसे टफ है यहाँ का फैट निकालना। आपका जब पूरी बॉडी का फैट निकल जाएगा, चेहरे से, हाथ से, पैर से, थाई से, कमर से, उसके बाद ये जाता है। ऐसा नहीं होगा कि वहीं सिर्फ क्लीन रहेगा, बाकी जगह ठीक ठाक। तो ऐसे भी लोग हैं, तो उस चक्कर में, इस अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं लोग। बट ठीक है, हुआ, मतलब मैं कोई जज करने वाला तो नहीं हूं, बट ये की रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी हेल्थ को रिस्क पे मत डालो। अगर आपको करना है तो आप प्रॉपर चेक कराओ, प्रॉपर डाइट लो, प्रॉपर चीजें करो, उसके बाद करो। अच्छा, फिटनेस की बात आती है तो सलमान खान का जिक्र जरूर आता है। किक आपने बताया, जी जी, कैसा उनके साथ एक्सपीरियंस रहा? सलमान भाई के साथ मैंने सिर्फ मैंने 10 दिन कुछ किक का पोर्शन था मेरा शूट का। सलमान भाई के साथ मैंने एक ही दिन शूट किया और मेरा उनसे कोई इंटरेक्शन नहीं था, सिर्फ इंट्रोडक्शन हुआ था। और तो सलमान भाई के साथ मेरी कोई ऐसी
शूटिंग नहीं हुई, शूटिंग नहीं थी तो ज्यादा पता भी नहीं चलेगा। फिर भी सेट पे देखा मैंने, सुना सेट पे बहुत डिफरेंट है। हाँ मतलब वो बाहर चेयर लगा के बैठ जाते हैं, हाँ, और उनके घर हाँ, से खाना वाना आता हाँ, ये सब होता है, ये सब होता है, ये सब होता है, ये सब करते हैं बड़े मतलब। और वो खाना मैं शामिल नहीं हुआ हूँ उसमें, लेकिन मैंने सुना है कि वो मतलब 20, 25, 30 लोगों का खाना आता है, बड़ा बड़ा टिफिन आता है और सब लोग बैठ के खाते हैं। तो देखो वो आदमी है तो बहुत वैसा जो जिससे दोस्ती हो गई। और तो मैंने सुना है उनके बारे में, मेरा ऐसा कोई इंटरेक्शन नहीं रहा। मेरा इंटरेक्शन अक्षय भाई के साथ बहुत अच्छा, गोविंदा जी के साथ बहुत अच्छा, ड्यूरिंग शूट रणवीर सिंह के साथ भी मेरा बहुत अच्छा दोस्ती रही। ओवर एनर्जेटिक है कुछ है ऐसा, एकदम हाँ है, जोश में रहते हैं हाँ हमेशा, है तो मतलब। सही, हाँ है, वो करते हैं। अच्छा, कभी ऐसा रहा कि मान लीजिए इन सारे बड़े बड़े स्टार्स के साथ आपने काम किया, हम कई बार सुनते हैं कहीं किसी ने आपको कमतर दिखाने की कोशिश की हो, या सेट पे कुछ इस तरह का ट्रीटमेंट हुआ हो जो आपको ठीक ना लगा हो, कभी इस तरह का एक्सपीरियंस किया आपने? शायद नहीं है, ऐसी मेमोरी होती तो मैं थोड़ा सा मैं तुरंत बोल देता और मैं तुरंत उस चीज पर बैकफुट ले लेता। और दूसरा एक और है मेरा भाई, नेचर मेरा भी है कि मैं बहुत जबरदस्ती घुसता नहीं हूँ। जब तक सामने वाला रिस्पेक्ट पूरा है, सब कुछ है, जब लगेगा कि हाँ, और अपनी तरफ से मैं एफर्ट्स करूंगा, लेकिन ये नहीं कि मैं पीछे लग जाऊंगा। अगर सामने वाले ने रेसिप्रोकेट नहीं किया तो ठीक है, बस फिर गुड मॉर्निंग और वही रहेगा। तो वो मेरे साथ भी है। अच्छा, अभी एक तो इस फिल्म को लोगों तक पहुंचाने पे काम चल रहा है, जो कि हाँ बहुत वो जरूरी अब है। हाँ, ठीक है, बड़ी खूबसूरत फिल्म है और Thank मेरा you. मानना है पहुंचनी भी चाहिए। मैं अभी आपको बता रहा था कि थोड़ी देर पहले ही मेरे पास एक कमेंट आया था, कमेंट कहाँ आया देख ना, सकते हैं, तो करेक्ट, लोग लगातार एक हमको भी रिस्पॉन्स समझ में आ जाता है कि लोग एक देख रहे हैं। पॉजिटिव देखने के बाद कई लोगों ने उसमें सीन्स डिस्क्राइब किए, हाँ ये सीन बड़ा हाँ, वैसा करेक्ट था, ये करेक्ट सीन करेक्ट बड़ा करेक्ट। वैसा। इसके अलावा और किस चीज पे काम चल रहा है जो आप दो शेयर कर दो सकें, फिल्में हैं, डिस्क्लोज कर सकें? 2 फिल्में हैं, और एक अगेन जोन तो यही है, जाइए आप कहाँ जाएंगे का, और शूट भी इसका यूपी के किसी कस्बे में होगा, एग्जैक्टली गांव नहीं होगा, कस्बे में होगा, एक का, और एक लंदन शूट होगी। अच्छा, दोनों हो चुके हैं? नहीं, प्री प्रोडक्शन और वो सारा प्रोडक्शन चल रहा है। अभी शूट होगा नवंबर, उसका तो कंफर्म है, यूपी वाली शूट का, क्योंकि वो बेस्ट मौसम होता है, नवंबर वो कंफर्म है। लंदन वाली शूट का डेट अभी लॉक नहीं हुआ है, क्योंकि उसमें वो हीरोइनें बड़ी चाह रहे हैं, बड़े नाम चाह रहे हैं, तो बातचीत चल रही है, अभी देखते हैं। ये तो कीजिए, आप लंदन घूम के आइए, यूपी घूम के आइए। हाँ, यूपी तो खैर मेरा प्रदेश है, घर ही है। घर है। और इसके अलावा कुछ और जो आप अपनी फिल्म के बारे में या कुछ अपने चाहने वालों से, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से, मीडिया से, किसी से कहना चाहें, कोई दिल की बात जो छूट गई हो? मैंने छोटे शब्दों में कहा था, लेकिन अब मैं तरीके से कह देता हूँ कि मेरी ये फिल्म जाइए आप कहाँ जाएंगे, ये बहुत स्पेशल फिल्म है मेरे लिए। मैं शायद आगे एज एन एक्टर मैं बहुत सारी फिल्में करूँगा, काम मिल भी रहा है, लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, लेकिन ये मेरे दिल के हमेशा बहुत करीब रहेगी, क्योंकि इसमें जो चरित्र मैंने निभाया है और जो इस फिल्म का जिस तरह से आउटकम है और जिस तरह से रिस्पॉन्स है, देखिए हर कलाकार को अपना काम बहुत प्यारा होता है, लेकिन ये कुछ अलग है, ये आपको एक अलग जोन में ले जाता है, ऑडियंस को। इफ़ी का मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। वहाँ लड़की फिल्म खत्म होने के बाद जब लोग पहले तो मुझे इस फिल्म में पहचान नहीं पाते कि किशन रिक्शा वाला ये है, जब मुझे बताना पड़ता है उसके बाद लड़कियां लिपट लिपट के रोई हैं। उन्होंने ये कहा कि वो उसके वीडियोस हैं शायद यूट्यूब वगैरह पे, कि इस प्रॉब्लम पर आज तक कभी किसी ने बात नहीं की, हमें लगता था कि ये प्रॉब्लम हमारे साथ, ये लड़कियों के लिए ही प्रॉब्लम है और ये रहेगी हमेशा, इसका सोल्यूशन भी हो सकता है। इस फिल्म की सबसे खूबसूरत बात यह है कि हमने सिर्फ प्रॉब्लम नहीं उठाई है हमारी टीम ने, हमने इसका एक सोल्यूशन भी दिया है, और इस सोल्यूशन को हम सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। आज इस इंटरव्यू के माध्यम से अमित भाई के साथ बैठ के मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारी सरकार से भी कि इस फिल्म को देखिए,
अगर आप सबको किसी को लगे कि हाँ इस प्रॉब्लम के ऊपर बात की जानी चाहिए या इस सोल्यूशन के ऊपर कुछ काम किया जाना चाहिए, तो हम सब की मेहनत जो है ना, उसको लगेगा कि एक अर्थ मिल गया। और यही हम कलाकारों का इनाम होगा कि हमारा जो काम है वो एक अलग लेवल पर चला जाएगा। इतनी सी ख्वाहिश है। फिल्म देख लीजिए, अच्छी लगे कुछ कमेंट कर दीजिए, और किसी तरह से मैं कोशिश कर रहा हूं, आप सब लोग कोशिश करिए, किसी तरह से इस फिल्म को सरकार तक पहुंचा दीजिए। बस इतना कहना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच करण भाई। Thank you, मुलाकात करते हैं जरूर। थैंक यू। फिर